योगी सरकार के कद्दावर मिनिस्टर के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया, तो क्या जो आरोप हैं, जो अपराध उनके द्वारा किया गया है, क्या उस अपराध से वो बरी हो जाएंगे? कानून क्या कहता है इस बारे में? और क्या इस मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा? राजभवन इस पर कोई और भी कार्रवाई करेगा? आइए हम इस पर बात करते हैं। आप सभी को धन्यवाद फिर से कि आपने एक ऐसा मामला उठाया जो बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई डॉक्टर अरुण द्विवेदी ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से असिस्टेंट जो प्रोफेसर पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी उससे त्यागपत्र दे दिया। लग रहा है कि मामला यही पटाक्षेप हो जाएगा और उन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया, अब उस स्थान पर किसी और की नियुक्ति हो गई। चलिए भैया, हो जाएगी, अब मामला समाप्त हो गया। मामला समाप्त कैसे होगा? एक लोगों ने इस पर अपनी राय रखी है और कई लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया है। एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, यह जो EWS कोटे के तहत जो गरीब सवर्णों को आरक्षण 10% मिलने का प्रावधान है, उसका लाभ लिया था और किसी और का हक मारा था इन्होंने। बात कई लोगों ने उठाया कि मंत्री हैं तो भाई है, भाई मंत्री जैसा धनी नहीं हो सकता। तो दोस्तों बताते चलें कि संयुक्त परिवार है और जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है उसके आधार पर तय होता है। परिवार रजिस्टर की नकल में भी यह लोग एक ही हैं। पिता के न रहने पर संपूर्ण जिम्मेदारी माँ के कंधे पर है और माँ के पास ही मालिकाना हक है। पूरे परिवार का नेतृत्व, इन चारों भाइयों के परिवार का नेतृत्व उनकी माँ करती हैं। मंत्री जी हैं, मंत्री जी के पास अकूत संपत्ति है, मैंने इसको बताया आपसे, और 2-2.5 वर्षों में भी उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है। अगर जांच कराया जाए और थोड़ी भी बची हो शासन के पास, जो इसके चलाने वाले संचालक लोग हैं, नाम लेकर के कहता हूं, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी थोड़ी सी शर्म बची हो तो जांच करवा दें और जांच करवा करके कार्रवाई करें। इतनी अधिक संपत्ति आई कहाँ से? जाहिर सी बात है कि खेल हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि एक भाई इनके असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से हैं, एक भाई प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है परिषदीय विद्यालय में, और बहुत बड़ा भवन है इनका, आलीशान हवेली है, लग्जरी तमाम गाड़ियां हैं और कई जगह इन्होंने रिहायशी इलाकों में और सड़क के किनारे इन्होंने ज़मीन अर्जित किया है। पोल खुलेगी, मामला और भी आगे बढ़ेगा, इसलिए कह दिया गया चुपचाप इस्तीफा दिलवा दो। क्या इस्तीफा दिलवा देने से, त्यागपत्र देने से अपराध खत्म हो गया? जिस तरह से इन्होंने कूट रचना किया है, फ्रॉड प्ले किया है, धोखा दिया है, और इस प्रक्रिया में जो नुकसान हुआ है, इस प्रक्रिया में जो पैसे लगे हैं, जो समय का नुकसान हुआ है, क्या इससे वो बरी हो जाएंगे? यदि अपराध दर्ज होंगे तो किन किन धाराओं में अपराध दर्ज होंगे और किनके ऊपर अपराध दर्ज होंगे, यह भी एक सवाल है। लेखपाल से लेकर के और तहसीलदार तक की जांच के दायरे में यह लोग आएंगे। जो तहसील का नेतृत्व करता है तहसीलदार, SDM प्रशासनिक मामलों को देखता है, न्यायिक मामलों को भी देखता है, लेकिन तहसील की असली जिम्मेदारी तहसीलदार के ऊपर होती है। तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी होता है, तहसीलदार की सीधी पोस्ट नहीं है। पहली भर्ती नायब तहसीलदार के रूप में होती है और उसके बाद प्रमोशन करके अपर तहसीलदार और तहसीलदार होते हैं। तो एक तो लेखपाल से लेकर के और तहसीलदार तक इसमें जाएंगे जिन लोगों ने इस सर्टिफिकेट को बनाया है। 19 में बनाया है, 19 में भी इसकी जांच की जानी चाहिए, 19 में भी यह लोग इस दायरे में नहीं थे। दूसरी बात कि 1 साल के लिए प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन इस जब नौकरी देनी थी तो जांच क्यों नहीं की गई? पुराने प्रमाण पत्र पर क्यों ऐसा किया गया? नंबर 1। नंबर 2, जो कुलपति महोदय हैं उनकी ख्याति काफ़ी लंबी चौड़ी है। झांसी से लेकर के और जहाँ जहाँ रहे वहाँ बड़ा खेल हुआ है। और अकेले हम प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश कुलपति की बात बता रहे हैं। जो लोग हैं सब लोग तो अधिकांश खेल से ही आते हैं। एक बार मोतीलाल बोरा जी के समय में यह गवर्नर थे, तो कुछ लोगों ने तय कर दिया कि एक IPS को कुलपति बनाया जाए। IPS को आपने सुना नहीं होगा कि कुलपति IPS भी बनेगा। बात तय हो गई कि IPS को कुलपति बना दिया जाएगा। कारण इसका रखा गया कि भैया
आईपीएस रहेगा तो नेतृत्व की क्षमता रहेगी, तमाम छात्र उपद्रव करते हैं, प्रशासनिक अनुभव उसके पास रहेगा और ऐसे रोकेगा, ऐसी घटनाओं को रोकेगा, सुकून से क्लास चलेंगे, शांति स्थापित रहेगी। अब मामला गया लीगल एडवाइज़र, उस समय श्री चंद्रभूषण पांडे जी थे, विधि सलाहकार राज्यपाल के लीगल एडवाइज़र। जब मामला इनके यहाँ गया तो इन्होंने कहा बात तो बड़ा गड़बड़ है। इन्होंने गवर्नर को समझाया और कहा कि सर किया जा सकता है, लेकिन सच बात यह है कि सर इन पर जो प्रोफेसर रीडर हैं इनका हक है, यह देखते रहते हैं कि हमारा समय आएगा और हम किसी प्रोफेसर रीडर को आईपीएस नहीं बना सकते। ऐसे में आपको विचार करना चाहिए कि यह काम अच्छा नहीं है। मोतीलाल वोरा जी ने यह बात मान लिया था और ऐसे वह आईपीएस कुलपति बनने से रहा। तो कुलाधिपति को यह अधिकार है और शासन से लेकर के और यह सब होता है, तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह चिड़िया तो बैठती है कुलाधिपति की, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं। राज्यपाल के यहाँ यह पूरा मामला गया है। राज्यपाल के आगे श्री लगाते हैं, श्री राज्यपाल। यह जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यह काफ़ी काम का होगा। लिखा जाता है श्री राज्यपाल और महामहिम लगता है राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ महामहिम। अब बहुत से लोग संचालन में बोल देते हैं महामहिम मंत्री जी, बहुत से ऐसे लोग बोल देते हैं महामहिम प्रिंसिपल साहब, लेकिन महामहिम इन्हीं लोगों के साथ लगता है। अब चलिए आते हैं फिर मंत्री जी के पास। तो मंत्री जी ने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। यह बात दबी जुबान से बहुत से लोगों ने कहा, कुछ समाचार पत्रों ने भी। अब देखिए, समाचार पत्रों के पास वो ताकत नहीं है, बता रहा हूँ आपको। समाचार पत्रों के मालिक कारपोरेट घराने के लोग हैं, वो इस बात को नहीं कह सकते। जहां तक टेलीविजन चैनल का सवाल है, वह अरबपति और करोड़पति लोग हैं, सामान्य लोग नहीं हैं। और जो रखा गया है, जो उनका प्रस्तोता है, जो समाचार जो संकलन करता है, जो घूम घूम करके समाचार प्रस्तुत करता है, उसकी औकात बड़ी कम है। अगर देखा जाए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, नाम लेकर के कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं उनकी कलई खुल जाएगी। यह लोग सब लोग जेल जाने लायक हैं। सारे लोगों ने श्रमिक नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत से पत्रकार मिलते हैं, बताते हैं कि सर इस पर भी कुछ करिए। मनरेगा मजदूर से भी खराब स्थिति उनकी है। अब बड़े बड़े समाचार पत्रों का नाम लेकर के क्या करेंगे लोग, क्या कर सकते हैं? उनकी औकात का पता है कि बड़े कमज़ोर लोग हैं और नियमों को ताक पर रख करके। लेकिन अब यह है कि भैया सीधे प्रधानमंत्री से संबंध है उनका, गृह मंत्री से संबंध है, वही लोग राज्यसभा में। अब दैनिक जागरण का क्या उखाड़ेंगे आप, क्या उखाड़ेंगे? और ऐसे ऐसे नियमों का उल्लंघन, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, ऐसे सब लोगों ने उल्लंघन किया है, जो पूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के आदेश का खुलेआम उल्लंघन यह लोग करते हैं। तो दोस्तों, अपराध आपका खत्म नहीं हुआ, अपराध तो आपने किया है और अपराध की जांच होनी चाहिए। पूर्व आईपीएस अफसर जो लगातार लड़ रहे हैं, 56 इंच के सीने वाले दुबला पतला आदमी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर, इन लोगों ने भी आनंदीबेन पटेल को लिखा है। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह हैं, जो कई अपराध दर्ज हुए प्रमुख सचिव रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं, उन्होंने भी लिखा पढ़ी किया है, लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सरकार है भैया, अब कार्रवाई करेगा कौन? अब तक तो कान पकड़ के निकाल देते और कहते कि चूक हुई है, हम इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों में प्राण बसता है, अकेले या नहीं है। संभव है अब इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा, इनको हटाएंगे कैसे? हटाएंगे तो आप रहेंगे कैसे? ऐसे दोस्तों, तो नियमतः यह अपराध हुआ है और अपराध होने के बाद इन्होंने त्यागपत्र दिया है। त्यागपत्र देने से अपराध खत्म नहीं होता। ऐसे में जांच करा करके, जबकि अगर प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की जांच कराई जाए तो सुरेंद्र दुबे का भी स्थान जेल की सलाखों में होगा। बहुत किया है इन्होंने, इनका भी चल अचल संपत्ति की जांच करा दिया जाए प्रोफेसर साहब की। और यह कुलपति कैसे हुए हैं, किन लोगों का हक था, कैसे इन लोगों ने हक को मारा है, किस तरह से पात्रता के धारक जो लोग हैं उनको हटा करके और ऐसे लोगों को कुलपति बनाया जाता है, जो लोग केवल चमचागिरी करते हैं और क्या कहा जाए, चाटुकारिता करते हैं, ऐसे लोगों को कुलपति बनाया जाता है, तोहफा दिया जाता है। अब बताइए ना इस व्यक्ति को यहाँ फिर
सेवा विस्तार देने का मतलब क्या है? मतलब था कि भैया खेल हो जाए, और उन्होंने कहा सर बनाइए, मैं कर देता हूँ, होगा क्या। तो कानून का डर नहीं है, कानून का डर जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। कानून का डंडा चलना चाहिए, लेकिन कानून का डंडा चलाएगा कौन और कानून का डंडा चलेगा कैसे, यह बात विचारणीय है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।